हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स के सेकंड पार्ट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2.11 तक सॉल्व किया हुआ था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2.12 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सर देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा बेटा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ चार्ज ऑफ 8 मिलीकुलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 to power -9 coulomb from a point P to a point Q via a point R. मतलब देखो आपके पास एक चार्ज पहले से है 8 मिली कुलम का, और एक दूसरा चार्ज है -2 इंटू 10 टू पावर -9 कुलम का, और जो पहला चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। इसमें मेंशन किया है कि द चार्ज ऑफ 8 मिली कुलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। इसका मतलब हमें एक्सेस बनानी पड़ेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्योंकि वहां पे ओरिजिन मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखो बेटा जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट में एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, जेड का कोऑर्डिनेट 3 है। मतलब ये जो चार्ज है आपका ये वाला -2 इंटू 10 टू पावर -9 कुलम, ये पॉइंट पी पे सिचुएटेड है, और पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर अलोंग जेड एक्सिस। तो पहली चीज क्या निकल के आई, 3 सेंटीमीटर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस। और जिस पॉइंट पे ले जाना है बेटा वो पॉइंट क्यू है। और क्लियरली आप देख सकते हो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब ये ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है अलोंग द वाई एक्सिस। और हमें एक पॉइंट के थ्रू ले जाना है जो कि है आर, जिसका कोऑर्डिनेट है 069। लेकिन बेटा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड में एक पॉइंट पी से एक पॉइंट क्यू तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने में वर्क डन कर रहे हो और वो वर्क डन W1 है, तो बेटा आप कोई भी पाथ चुन लो। मान लो इस पाथ पे वर्क डन W2 हो गया, और एक तीसरा पाथ चुन लो आप रैंडम, इस पे आपका वर्क डन जो है वो W3 हो गया। तो बेटा कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। मतलब बेटा ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए बेटा ये जो R है इसका आपके क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बेटा वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसका जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, हालांकि जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि P से Q जा रहा है वाया R, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम सिर्फ P और Q के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे, R से हमसे कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद बेटा अगर मैं आपको एक दूसरी चीज बताऊं, मान लो कि ओरिजिन O पे एक चार्ज Q है, ये सवाल से अलग मैं बात कर रहा हूं। तो इस चार्ज की वजह से बेटा पॉइंट A पे कुछ पोटेंशियल होगा। सपोज करो वो पोटेंशियल क्या है, VA है, पोटेंशियल ऑन पॉइंट A। और एक पॉइंट B हो, तो इस पॉइंट बी पे भी इस चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा, वो वी बी होगा। मान लो इसके बीच की डिस्टेंस आर ए है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस आर बी है। तब बेटा अगर हमें ए से बी तक किसी पॉइंट चार्ज को ले जाना है, टेस्ट चार्ज को ले जाना है, तो उसमें किया गया वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किसका बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, तो वीबी माइनस वी ए। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्टार बना के। ओके, तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि बेटा एक पॉइंट ओ है जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक चार्ज है Q1 जो है 8 मिली कुलम का। ओके, तो 8 मिली कुलम को आप 8 इंटू 10 टू पावर -3 कुलम लिख सकते हो। इसके बाद एक पॉइंट P है जिसपे एक दूसरा चार्ज जिसको हमने Q2 अज्यूम किया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड -2 इंटू 10 टू पावर -9 कुलम है, ये सिचुएटेड है। और इसको हमें पॉइंट P से पॉइंट Q पे ले जाना है, जिसका कोऑर्डिनेट 040 है, यानी y एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। और किस पॉइंट के थ्रू ले जाना है बेटा, P से R और R से Q। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि इसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और वहां पे पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन। अब वर्क डन निकालने के लिए बेटा हम इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लें, और Q पे जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लें, फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें,
और उसको Q2 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो वही वर्क डन आ जाएगा। तो सपोज करो बेटा कि VP, इसको मैं लिख दे रहा हूं VPO इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट O। मतलब इस चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल होगा। सिमिलरली बेटा यहां भी कोई पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, उसको हम क्या नाम दे दे रहे हैं, उसको हम नाम दे दे रहे हैं QO, पोटेंशियल ऑन पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट O। अब हमें बेटा इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो आओ चलो देखते हैं। पहले VPO क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्योंकि सोर्स चार्ज हमारा क्या है, Q1 है, अपॉन OP। OP मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन P। अब OP की वैल्यू बेटा आपको क्या दिया हुआ है, OP की वैल्यू आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को बेटा सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि चार्ज कूलम में है तो इसको भी मीटर में होना पड़ेगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा बेटा, इसको अभी के लिए हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे K Q1, ये तो बेटा दोनों में रहेगा, इंटू 1/0.03, ये हो गई VPO की वैल्यू, इक्वेशन 1। सिमिलरली बेटा VQO क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सोर्स चार्ज दैट इज Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन Q एंड द पॉइंट ऑफ सोर्स चार्ज O। तो दोनों के बीच का बेटा OQ क्या दिया हुआ है, OQ है 4 सेंटीमीटर, और इसको भी हम लिख सकते हैं 0.04 मीटर। तो ये बन जाएगा 0.04। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे दे रहे हैं। और बेटा मैंने आपको अभी बताया था लेक्चर स्टार्ट करते टाइम कि अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर सोर्स चार्ज, तो उस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, वो सोर्स चार्ज की वजह से दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके और जो चार्ज मूव कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इसको अगर हम रिटन फॉर्म में लिखें तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q2 from point P to point Q is equal to Q2 into VPQ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। और इसकी वैल्यू आपको पता है बेटा क्या होती है, VQ माइनस VP इज इक्वल टू WPQ। ये हमारा वर्क डन आ रहा है। Q2 की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और आपके पास VQ और VP की वैल्यू है, इसको आप VP बोल सकते हो, इसको आप VQ बोल सकते हो। ओके, तो यहां से आपको वैल्यू दी हुई है, अब आपको वैल्यू पुट करके सिर्फ कैलकुलेशन कर लेनी है। तो चलिए सर कैलकुलेशन करते हैं। WPQ इज इक्वल टू Q2, अब हम Q2 का मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू K दोनों में कांस्टेंट था बेटा, Q1 सोर्स चार्ज दोनों में कांस्टेंट था, और डिफरेंस किस चीज का था, सिर्फ रेडियस का। तो Q के लिए रेडियस हमने क्या ली हुई है बेटा 0.04, और P के लिए हमारे पास रेडियस 0.03 मीटर दी हुई है। अब हम K की वैल्यू और Q1 की वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं, -2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻³ कूलम। ये मिली कूलम में था, ये आपको पता है। इसको आप लिख सकते हो 100/4 माइनस 100/3, सिर्फ ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एकदम सिंपल है। अब यहां से 10⁻⁹ 10⁻+9 कैंसिल आउट, ये बन गया -18, और ये बन गया इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3। अब यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12, और यहां क्या मिलेगा 300 माइनस 400, एलसीएम करके देख लेना यही आएगा। और यहां से आपको मिल गया -144 इंटू 10⁻³ इंटू -100/12। तो -100/12 को अगर आप सॉल्व करोगे बेटा 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 3, और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे प्लस। तो यहां से आपको क्या मिल गया 144 इंटू 10⁻³ इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर आप बेटा 144 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 48, 1200 इंटू 10⁻³ and it is equal to 1.2 जूल।
ये आ गया आपका वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक क्यूब है जिसकी साइड्स बी हैं। अब आपको पता है क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड बी है मतलब सारी साइड्स बी हैं, और इनके पास एक चार्ज है क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। अब इसके हर वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है। इसका मतलब बेटा कि इनके पास टोटल कितना चार्ज है क्यूब में, 8 क्यू, क्योंकि क्यूब के हमारे पास 8 वर्टेक्स होते हैं। और साइड कितनी दे दी गई है, साइड की मेजरमेंट बी यूनिट। अब इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एसआई यूनिट में मान लेंगे, क्योंकि ना चार्ज की यूनिट दिया हुआ है ना उसकी दिया हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि सब कुछ सेम सिस्टम में है। ओके, तो कह रहा है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ द क्यूब पे हमें निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी और कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्जेस ऑन वर्टिसेस। ओके, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये बेटा हमारा फिगर है, इसको नाम दे दिया हमने ए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी, इसके बाद ये बन गया हमारा ई, ये एफ, ये जी, ये एच। सारी साइड्स बेटा क्या है, बी, सब पे बी है, मतलब जहां नहीं भी लिखा हुआ है हर जगह बी है। ओके, आपको पता है बेटा ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा दोनों साइड्स के बीच में, क्योंकि अगर आप इसको बेटा सामने से देखोगे तो कैसी दिखेगी ये साइड, डी ई एफ सी। इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कैसी दिखेगी ये साइड, ऐसे दिखेगी, ये राइट एंगल होगा, ये साइड बी है, ये साइड बी है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल आपको निकालना है। ये एक स्क्वायर हो गया क्योंकि साइड सेम है, तो डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। यहां से आपको क्या निकल के आ गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स B√2। तो डीएफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा, B√2। हमें क्यों जरूरत पड़ी डायगोनल की निकालने की, क्योंकि देखो सेंटर की डिस्टेंस चाहिए वर्टेक्स से, तो सेंटर की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डीजी की लेंथ चाहिए, और डीजी की लेंथ निकालने के लिए बेटा हमें डीएफ चाहिए और एफजी चाहिए, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगेन इन ट्रायंगल डी एफ एंड जी, डीजी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। अब यहां से आपको डी एफ की वैल्यू पता है B√2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, B√2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि एफ जी जो है ये साइड है, साइड की लेंथ बी है, तो बी का स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डीजी की वैल्यू क्या आ गई, डीजी की वैल्यू निकल के आ गई 3b स्क्वायर अंडर द रूट। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, B√3। ये किसकी वैल्यू है, डीजी की, मतलब ये डायगोनल की वैल्यू है, क्यूब का डायगोनल। और बेटा क्यूब का डायगोनल का जो हाफ होता है वो कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। तो सेंटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, dg/2। तो सेंटर की वर्टेक्स से लेंथ क्या निकल के आई, B√3/2। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हर वर्टेक्स पे सेम चार्ज है और सेम साइन का है। तो अगर इस पॉइंट को हम O मान ले बेटा, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और जो D से निकलेगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और आपको पता है E किस पे डिपेंड करता है, E डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के, जिस पॉइंट पे आप कंसीडर कर रहे हो उस पॉइंट से सोर्स चार्ज की डिस्टेंस के। तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल करेंगे। इसी तरीके से बेटा जो H पे चार्ज होगा और जो C पे चार्ज होगा, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली बेटा जो F पे और A पे है वो भी कैंसिल कर देगा, और सिमिलरली जो E और B पे चार्ज है वो भी कैंसिल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के क्या आएगी, E नेट हो जाएगा 0। अब रही बात पोटेंशियल निकालने की, तो किसी भी एक की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, 8 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर देना, क्योंकि 8 वर्टेक्स हैं और सारे ही सेंटर से इक्वली डिस्टेंट है। तो इसका मतलब हम एक के लिए पोटेंशियल निकाल लें और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, वही टोटल पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वहां डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, वहां सारा पोटेंशियल ऐड हो जाता है। तो चलो हम लोग OG के लिए कैलकुलेट करते हैं, OG। अब OG की लेंथ क्या है बेटा, OG की लेंथ है B√3/2। तो पोटेंशियल ऑन पॉइंट O ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट Z
is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon b root 3 by 2. That means 1 upon 4 pi epsilon naught 2q upon b रूट 3. 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दो तो क्या मिल गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन b रूट 3. ये एक वर्टेक्स पे सिचुएटेड चार्ज की वजह से है पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल v क्या हो जाएगा v हो जाएगा 8 टाइम्स v og, क्योंकि सबकी डिस्टेंस जो है सेंटर से सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहां से आ जाएगा टोटल v निकल के 8 इंटू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन b रूट 3. 2 से 8 कैंसिल, यहाँ 4 आ जाएगा, v क्या आ गया 4q अपॉन रूट 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b. ये आ गई आपकी नेट पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए सर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये रहा बेटा आपका अगला क्वेश्चन. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दो टाइनी स्फीयर्स हैं and carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeters apart. Find the potential and electric field. Case 1 at the midpoint of the line joining the two charges, okay, and case 2 at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint. मतलब पहले केस में बेटा आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये एक लाइन है, इस पे आप दो पॉइंट्स कंसीडर कर लो ए बी. टाइनी स्फीयर्स है, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हो अगर डिस्टेंस बड़ी है तो. और ए बी की लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.30 सेंटीमीटर. और इसका एक सेंटर है जिसको हम पॉइंट ओ से डिनोट कर रहे हैं सच दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 0.15 मीटर. यहाँ पे मीटर होगा, सॉरी. सेंटर क्या करता है बेटा, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एओ और बीओ ये दो इक्वल पार्ट्स हो गए. अब ए पे आप चार्ज मान लो चार्ज Q1 है और इसका मैग्नीट्यूड जो है 1.5 माइक्रोकूलम है, और बी पे जो चार्ज है वो Q2 है और इसका मैग्नीट्यूड जो है 2.5 माइक्रोकूलम है. तो अब आपसे कह रहा है कि आप बता दो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और पोटेंशियल क्या होगा. पहला केस है ये. और दूसरे केस में आपसे बोल रहा है कि सारी कंडीशन सेम रहेगी, बस आपको जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर कैलकुलेट करनी है. मान लो ये पॉइंट पी है, यहां कैलकुलेट करनी है. तो ओपी क्या हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.1 मीटर. यहां पे कैलकुलेट करना है, तो यहां कैलकुलेट करने के लिए आपको एपी पता होना चाहिए और आपको बीपी पता होना चाहिए. उसके बाद आप निकाल लोगे फॉर्मूले में, तो और कुछ है नहीं. चार्ज तो आपको पता ही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 से. यहाँ पे फिगर को मैं थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूं. ये बेटा आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, लेट्स से ये सेंटर है ओ, सच दैट ए ओ 0.15 मीटर, ओ बी 0.15 मीटर. ए पे जो चार्ज है वो Q1 है, बी पे जो चार्ज है वो Q2 है. Q1 की वैल्यू यहां से दी हुई है हमको 1.5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम. माइक्रोकूलम है तो उसको 10 टू पावर -6 आप लिख सकते हो. और Q2 क्या दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम, फिर से इसको लिख सकते हो 10 टू पावर -6 कूलम. अब हमें पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सपोज करो Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बेटा E1 और Q2 चार्ज की वजह से जा रही है E2. तो E1 E2 का पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, उसके बाद फिर हम दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो बड़े मैग्नीट्यूड वाले में से छोटे वाले मैग्नीट्यूड को घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन ऑन द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट. सबसे पहले E1 निकालो. E1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के ही रखो अभी. और Q1 क्या है बेटा, Q1 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू पावर -6 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 0.15 का स्क्वायर. सिमिलरली E2 को आप क्या लिख सकते हो, E2 को आप लिख सकते हो के Q2 अपॉन 0.15 का स्क्वायर, क्योंकि Q2 की भी सेंटर से डिस्टेंस सेम है जो डिस्टेंस Q1 की सेंटर से है. अब यहां अगर बेटा आप देखो ध्यान से तो K और R जो है
ये दोनों के लिए सेम है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है? Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब E2 बड़ा होगा, तो E2 माइनस E1 करते हैं। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू K अपॉन 0.15 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट में Q2 माइनस Q1। अब वैल्यू पुट करते हैं, 9 इंटू 10⁻9 और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻−1 का स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगा 2.5 10⁻⁻6 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। अब देखो दोनों की पावर सेम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1, 2.5 माइनस 1.5, 1 इंटू 10⁻⁻6। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे देख लो, 2.5 माइक्रोकूलम माइनस 1.5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम तो लिख सकते हैं 225 10⁻3 अपॉन 10⁻⁻4। कैसे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये 225 बन जाएगा, और 100 से डिवाइड करने का मतलब 10⁻⁻2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻4, और ऊपर 10⁻9 था 10⁻⁻6 था, दोनों ऐड होगा 10⁻3 बनेगा। तो यहां से अगर आप इसको देखोगे तो क्या निकल के आएगा, यहां से वैल्यू निकल के आएगी 1/25 इंटू 10⁻7 विच इज इक्वल टू 0.04 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। लेकिन आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लेके जाके लिखें 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। 10⁻2 इधर चला आया मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, तो ये क्या बन गया 4.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया आपका एक आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी पोटेंशियल निकालना बाकी है। अब चलिए पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सेंटर पे। फिर से देखो बेटा, चार्जेस आपके पास वही है Q1 Q2, और सेंटर पे निकालना है डिस्टेंस AO बराबर BO है, और वैल्यू क्या है इसकी 0.15 मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज Q इंटू R, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो V1 क्या हो जाएगा बेटा, V1 हो जाएगा K मतलब 1/4πε0, इसको हम लास्ट में कैलकुलेशन के टाइम पुट कर देंगे, इंटू Q1 अपॉन R। R दोनों में सेम है इसलिए इसको R ही रहने दो। और V2 क्या हो जाएगा, K इंटू Q2 अपॉन R। तो V क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों ऐड हो जाएंगे, V is equal to V1 plus V2, which implies that V is equal to K by R Q1 plus Q2. K by R, Q1 की वैल्यू क्या है 1.5 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम। यहां तक कोई दिक्कत? V is equal to K by R 1.5 plus 2.5 means 4.0 माइक्रोकूलम। अब हम K और R की वैल्यू को पुट कर देते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, R की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि आप 0.15 को लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻⁻1, और यहां से आपको 4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब आपको सारी वैल्यू मिल गई है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है, आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो 36 इंटू 10⁻3 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻1। अगर आप यहां से निकालना चाहोगे तो V आपको मिलेगा 24 इंटू 10⁻4 वोल्ट, जिसको आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 2.4, 10 से डिवीजन कर दिया और 10 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 10 का पावर 4 क्या बन जाएगा 10⁻5 वोल्ट। ये आ गया आपका केस ए का आंसर। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ये रहा बेटा आपका केस बी का फिगर। यहाँ पे देखो पॉइंट ए पे चार्ज Q1 है, पॉइंट बी पे चार्ज Q2 है, O इसका सेंटर है,
और सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि 0.1 मीटर ऊपर इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, AP की लेंथ क्या है और BP की लेंथ क्या है। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, उसके बाद पोटेंशियल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधे ऐड हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी और ए के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो निकालने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम AP की लेंथ निकाल लेते हैं। AP की लेंथ निकालने के लिए आप बेटा एक ट्राइंगल अज्यूम कर सकते हो, ट्राइंगल AOP, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम पुट कर दे रहे हैं, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो अगर आप यहां से ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी AP स्क्वायर इज इक्वल टू 0.15 का स्क्वायर 0.0225 प्लस 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.01। तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगी 0.0325। ये अप्रोक्सीमेटली बेटा आपको मिलेगी 0.18 मीटर के बराबर। जो AP की वैल्यू होगी वही BP की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे अब आप लिख सकते हो 0.18 मीटर और यहाँ भी 0.18 मीटर। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे एक पोटेंशियल V1 होगा चार्ज Q1 की वजह से, और एक पोटेंशियल V2 होगा चार्ज Q2 की वजह से। दोनों की वैल्यू निकाल लो। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम K से डिनोट कर रहे हैं, इंटू Q1 अपॉन R। R की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.18 मीटर, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है। V2 क्या है K Q2 बाई R। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू K बाई R Q1 प्लस Q2। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन 18 इंटू 10 टू पावर -2, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 18 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। और यहाँ पे आपको बेटा Q1 की वैल्यू क्या है 1.5 माइक्रोकूलम प्लस 2.5 माइक्रोकूलम। तो ये मिल के आपको क्या दे देगा 1/2 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू 4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मीन्स 10 टू पावर 6 माइनस में, यहां से आप कैंसिल करो 2 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। ये आ गया आपका पोटेंशियल की वैल्यू एट द पॉइंट P, विच इज एट अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। अब चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डायग्राम जो पहले से बना हुआ है उसी को यूज करते हैं। E1 की वैल्यू निकालनी है, E2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत आराम से निकल जाएगी। E1 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, E1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। R1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो R ही रहने दो अभी के लिए। और E2 के लिए आप क्या कर लोगे, K Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि AP और BP दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए हम R ही यूज कर रहे हैं। लेकिन बेटा जब हमें E निकालना होगा तो हम डायरेक्ट E1 प्लस E2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो E निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, जहां पे कॉस थीटा E1 और E2 के बीच का एंगल होता है। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या है, E1 E2 की वैल्यू तो हमें मिल गई है, उसकी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वो निकल आएगा। लेकिन ये जो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है वो कहां से निकलेगी, तो चलिए पहले उसको देखते हैं। अगर बेटा हम ये एंगल थीटा मान लें तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, ये देखो 90 डिग्री, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये भी थीटा हो जाएगा, आइडेंटिकल है। अब बेटा ये टोटल एंगल क्या हो गया 2 थीटा।
तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम क्या पुट करेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, जहां पे 2 थीटा क्या है, एंगल की वैल्यू है, दोनों E1 और E2 के बीच के एंगल की वैल्यू है। ये मत सोचना कि सर ने फॉर्मूला गलत लिख दिया है। अब हम पहले cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लें, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद E1 E2 की वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। इसको इक्वेशन 1 कर दो। चलो cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। बेटा ये थीटा था, यानी कि ये क्या हो गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसकी वैल्यू है 5/9, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आप लिख सकते हो 0.5556। cos थीटा इज इक्वल टू 0.5556। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का एंगुलर चार्ट देखोगे तो वहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर cos का फॉर्मूला देखोगे 0.5556, इसकी वैल्यू निकल के आएगी थीटा की 56.25 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 56.25 डिग्री। तो आप 2 थीटा की वैल्यू लिख सकते हो 112.5 डिग्री। और यहां से बेटा जो cos 2 थीटा है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी -0.38। तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है अपने इक्वेशन में। अब चलिए सारी वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले बेटा हम E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। E1 इज इक्वल टू K था, K की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 1.5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम अपॉन जो डिस्टेंस थी बेटा क्या थी, 0.18 मीटर। उसको हम लिखते थे 18 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से E1 की वैल्यू आपको क्या निकल के आएगी, 9 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 324 इंटू 10 टू पावर -4। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहां से ये कैंसिल आउट होके 36 आएगा, और उसको हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 0.416 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी। और सिमिलरली जब आप E2 को सॉल्व करोगे तो E2 की वैल्यू निकल के आएगी 0.69 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब आपके पास फॉर्मूला है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। 0.416 इंटू 10 टू पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 इंटू 10 टू पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.416 इंटू 0.69 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू माइनस का 0.38, क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू -0.38 आई थी जो हमने पहले निकाला हुआ है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर। देखो इस टाइप के सवाल आई डोंट थिंक कि एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि इतना हाईली कैलकुलेटिव सवाल आपको एग्जाम में नहीं दे सकता। इन सवालों के लिए आपको बहुत ही अच्छे लेवल की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई डिवाइस होनी चाहिए। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर इस टाइप की सवाल आएगी भी तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में आएगी जिससे आप इजीली स्क्वायर कर सको या इजीली नंबर की वैल्यू निकाल सको, थीटा की वैल्यू निकाल सको। तो मेन चीज क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है। ये रहा आपका अगला सवाल, और इसमें आपसे कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है और इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और इस पे एक चार्ज है Q। अब आपको पता है कि कोई भी कंडक्टिंग शेल होगी तो उसका सारा चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आउटर सरफेस पे, मतलब इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है केस ए में एक चार्ज है Q और इसको सेंटर ऑफ सेल पे प्लेस किया गया है, तो इसकी वजह से इनर सेल और आउटर सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। और is the electric field inside a cavity zero even if the shell is not spherical but has any irregular shape explain। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैविटी के अंदर वो जीरो होगी किसी भी शेप के लिए या सिर्फ स्फेरिकल शेप के लिए, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो बहुत इजी है, शील्डिंग इफेक्ट है।
कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, चाहे उसका शेप साइज कुछ भी हो। तो ये तो आपका यहीं से एक्सप्लेन हो गया। और जो दूसरा सरफेस डेंसिटी पूछा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो बेटा ये आपका स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, और इसको मैंने बना दिया है। ये जो रेड कलर है, ये बड़ी वाली रेडियस R2 को शो कर रहा है, और ये जो ब्लैक है, ये छोटी वाली रेडियस, इनर रेडियस R1 को शो कर रहा है। तो कह रहा है आपसे कि इस पे टोटल चार्ज Q है। टोटल चार्ज Q है तो कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। अब इनका कहना है क्वेश्चन में कि अगर हम सेंटर पे, इस पॉइंट को अगर हम सेंटर मान लें O, तो यहाँ पे अगर हम एक स्मॉल चार्ज Q रख दें, ये मैं बार बार एरो कर रहा हूँ क्योंकि कलर जो है लाइट है, तो आप लोग को क्लियरली विजिबल हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इनका कहना है कि सेंटर पे अगर हम Q चार्ज रख दें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इनर सरफेस की और आउटर सरफेस की। तो इनर सरफेस कौन सी होगी? ये वाली। ये जो सरफेस है ये इनर होगी, और आउटर सरफेस तो ये बाहर वाली होगी। अगर हम बेटा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। और कब तक इंड्यूस होगा? तब तक इंड्यूस होगा जब तक कि इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। और ये सब इंस्टेंटेनियस होता है। आपने कंडक्टर का लेक्चर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आई टैब में आप देख लेना। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस क्यू, अंदर वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे। ठीक है, ये जो इंटरनल सरफेस है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आप निकालने जाओगे सिग्मा इनर तो क्या होगी? टोटल चार्ज दैट इज माइनस क्यू अपॉन टोटल एरिया। इसका एरिया क्या होगा? अगर आप इसका टोटल एरिया निकालने जाओ तो आपको अच्छे से पता है स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। और इनर रेडियस क्या है? R1। तो यहां से क्या निकल के आएगा? 4πr1 का स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर। अब आपसे कह रहा है कि आउटर सरफेस पे क्या होगी? यहां माइनस चार्ज होने का मतलब बेटा इस सरफेस पे सारा प्लस क्यू, सारी जगह तुरंत इंड्यूस हो जाएगा। और यहां प्लस क्यू होगा तो इस सरफेस पे माइनस क्यू। यहां माइनस क्यू होने का मतलब यहां पे प्लस क्यू चार्ज और इंड्यूस हो जाएगा। आप बोलते हो ना कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज दो तो वो उसकी सरफेस पे आ जाता है, तो यही प्रोसेस होता है। वो इंड्यूस होते हुए इंस्टेंटेनियसली बाहर आ जाता है। मतलब नेट चार्ज आउटर सरफेस पे कितना हो गया? पहले क्यू था, अब क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो गया। और टोटल एरिया कितना है? एरिया आपको पता है 4πr2 का स्क्वायर है। तो सिग्मा आउट क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। आइए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कह रहा है शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ इट्स चार्ज सरफेस टू अनदर साइड given by E2 minus E1 dot n cap is equal to sigma upon epsilon naught, where n is a unit normal vector to the surface at a point and sigma is the surface charge density. n cap क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, और सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये अपनी जनरल मीनिंग दे रहे हैं। और जो डायरेक्शन है एन कैप की, वो फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2 है। हैंस शो दैट जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले बेटा हमको ये प्रूफ करना है, उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है। तो आओ चलो देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इस सवाल को करने के लिए बेटा हमने एक प्लेट ली है। सपोज करो इस प्लेट पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। अब हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये एक प्लेट है, तो एक प्लेट की दो साइड्स होंगी। जैसे आपकी नोटबुक होती है तो उसकी दो साइड्स होती हैं, फ्रंट एंड बैक। एक आप कागज का पेपर लो तो उसकी भी दो साइड्स होती हैं, फ्रंट एंड बैक। तो मान लो कि ये आपकी फ्रंट साइज है, इसको हम 2 से डिनोट कर रहे हैं, और ये आपकी बैक साइड है, इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो कह रहा है जो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन इस क्वेश्चन में दी हुई है वो फ्रॉम 1 टू 2 की तरफ दी हुई है, फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2। ये नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अगर हमें बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? एक साइड की वजह से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है इसको हम E2 का नाम दे देते हैं, और इस साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसको हम E1 का नाम दे देते हैं। और ये दोनों प्लेट से अवे की ओर जाएंगे क्योंकि हमने चार्ज जो लिया है उसको हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है। आप निगेटिव चार्ज लेके भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर E1 के लिए हम देखें बेटा, एक नॉर्मल सरफेस बनाए, गॉसियन सरफेस छोटी सी, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसका जो ds सरफेस का नॉर्मल वेक्टर होगा वो किधर जाएगा? आउटवर्ड्स। लेकिन जो आपको नॉर्मल वेक्टर दिया है वो क्या बोला है कि नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम 1 टू 2 है।
लेकिन ds सरफेस का जो डायरेक्शन वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, वो कहां से कहां जा रहा है? 2 से 1 की तरफ। यानी कि E1 की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम माइनस एन कैप ले रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर इसके लिए हम एक सरफेस वेक्टर अज्यूम करें, छोटा सा सरफेस एलिमेंट ds, तो उसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? फ्रॉम 1 to 2, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि आपको पहले से दिया हुआ है कि नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन हमें साइड 1 से साइड 2 की तरफ कंसीडर करनी है। तो ये साइड 1 से साइड 2 की तरफ जा रहा है, तो E2 क्या हो जाएगा? E2 डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां से हम दोनों को जोड़ दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी पूरी प्लेट की वजह से। तो पूरी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E2 डॉट एन कैप प्लस E1 डॉट माइनस एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? E2 माइनस E1 डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका पहला प्रूफ हो गया। और आपसे जो सेकंड पार्ट में कह रहा था, वहां पे आपसे कहा गया है कि शो दैट जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड अगर हमें शो करनी है तो क्या कर सकते हैं बेटा? E1 को मान लो कि ये इंटरनल है, तो E1 को हम जीरो पुट कर दें। अगर E1 को जीरो पुट कर दें और E2 को क्या ले लें? E, तो क्या मिल जाएगा? E डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया, लेकिन ये तो आपको प्रूफ करना नहीं था, आपको तो कुछ और प्रूफ करना था। E डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप डॉट एन कैप, क्योंकि वन यहाँ आप वन एज्यूम कर सकते हो मल्टीप्लाइड बाई वन, और वन क्या होता है? वन होता है एन कैप डॉट एन कैप। तो एन कैप से एन कैप कैंसिल, ये क्या मिल जाएगा आपको? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये रहा बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ हमें शो करना है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कॉन्टिन्यूअस होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू अनदर साइड। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक इरेगुलर सरफेस ले लेते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप कोई भी सरफेस ले सकते हो। मैंने एक इरेगुलर सरफेस ले ली। अब आपको पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। और पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब पूरी कंडक्टिंग बॉडी जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल बॉडी की तरह बिहेव करती है। मतलब डेल्टा वी इनसाइड क्या होगा? जीरो। और डेल्टा वी इनसाइड होने का क्या मतलब है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पीछे का लेक्चर देख सकते हो, मैं आपको लिंक सारी मेंशन कर दूंगा आई टैब में। अब बेटा वर्क डन जीरो है, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क की डेफिनेशन होती है एफ डॉट डी आर। ओके, या एफ डी आर कॉस थीटा, और एफ को आप क्या लिख सकते हो? क्यू ई डी आर कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा। और आपको पता है वर्क डन जीरो है, तो ई डी आर कॉस थीटा जीरो है। यहाँ पे डॉट नहीं है, ये गलती से लग गया है। ई डी आर कॉस थीटा जीरो है। अब ई डी आर कॉस थीटा जीरो कैसे हो सकता है? ई जीरो होने से रहा सरफेस पे, डी आर जो है ये सरफेस पे रेडियस वेक्टर है, ये हमेशा आउटवर्ड रहेगा। तो जीरो क्या हो सकता है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस वेक्टर के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तब। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो अगर आपने ये चीजें पढ़ी हुई है तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आएगा, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आपके पास एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये सराउंडेड है बाय अ हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स? इस सवाल में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है। ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी तो कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर ड्राइंग गंदी बनी है, क्योंकि सर को पता है सर ड्राइंग गंदी बनाते हैं। मान लो ये एक सिलेंडर है,
ये इसकी एक्सिस है, इसकी रेडियस मान लो अभी के लिए r है, स्मॉल r, और इसकी जो लेंथ है वो l है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा मतलब q बाई एल। सपोज करो इसमें टोटल चार्ज जो है वो क्या है, q चार्ज है, जो कहाँ है, इसकी सरफेस पे है, यहाँ भी r ही होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू q बाई एल। तो q को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल। ध्यान रखना, अब कह रहा है कि इस सिलेंडर को एक कोएक्सियल सिलेंडर ने घेर लिया है, मतलब इट इज सराउंडेड बाय अ हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। तो एक और सिलेंडर हम मेंशन कर लें यहाँ पे, अगर कोएक्सियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर है। अब बताना है हमें कि इन दोनों के बीच में जो ये एरिया बचेगा, इसकी रेडियस अगर हम मान ले R2, जहां पे R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 बड़ा है R1 से, तो कह रहा है ये जो एरिया बचेगा बीच का दोनों सिलेंडर के, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमें बतानी है। तो ये रहा आपका शानदार जानदार फिगर। जो लोग कह रहे थे सर की ड्राइंग खराब है, देख लो ये मैंने बनाया है। तो यहाँ पे बेटा इनर रेडियस R1 था, आउटर रेडियस R2 था, और ये हॉलो और कंडक्टिंग सिलेंडर है, जिसकी एक्सिस इस जो येलो वाला सिलेंडर है, जो अपना ओरिजिनल सिलेंडर है, इसकी एक्सिस के कोएक्सियल है। ओके, तो हमने बेटा क्या कैलकुलेट करना है, इस ब्लू लाइन और इस येलो लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, वो भी कोएक्सियल होगी। ओके, और इसकी रेडियस हम मान ले रहे हैं डी है, जहां पे डी की वैल्यू R1 से लेके R2 तक लाई कर रही है। R1 छोटी वाली रेडियस, R2 बड़ी वाली रेडियस। अब आपने क्या करना है, आपने इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो फाई क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू E डॉट ए मतलब टोटल एरिया। अब टोटल एरिया क्या होगा, ये जो गॉसियन सरफेस आप माने हो, इसका टोटल एरिया क्या होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 पाई डी, क्योंकि अगर आप देखो तो इसकी सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई डी, इसकी रेडियस तो हमने डी मानी हुई है और वेरिएबल है, तो 2 पाई डी इंटू एल, लेंथ ये पूरी। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी सिलेंडर में। तो एरिया आपको क्या निकल के आया, ए इज इक्वल टू 2 पाई डी इंटू एल। तो फाई ई किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये तो गॉस थ्योरम है अपनी प्यारी सी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, और बहुत ही सिंपली हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, E इंटू 2 पाई डी इंटू एल, और Q को अभी आपने निकाला है लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, Q बाई एल होता है किसके बराबर, लैम्डा के। तो लैम्डा के बराबर अगर Q बाई एल है, तो Q को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी लैम्डा एल अपॉन 2 पाई डी एप्सिलॉन नॉट एल, एल से एल कैंसिल, तो ई क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। मतलब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिर्फ एक्सिस से, जिस पॉइंट पे आप कंसीडर कर रहे हो उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया है, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहो यार।